गुड मॉर्निंग ध्रुव। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Dhruv. Dhruv, kindly introduce yourself to the panel. Good morning, sir. My name is Dhruv Gupta. I belong to Delhi. I completed my schooling from Don Bosco School, New Delhi. Then I pursued my BA LLB from Guru Gobind Singh Indraprastha University. I completed LLB in 2021. Thereafter, I have been practicing as an advocate. वेर Before, मेरे before the Honorable High Court of Delhi and District Courts. तो आप कैसे मैनेज करते हैं? तो काफी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, कम्यूट कैसे करके पहुंच जाते हैं आप दूसरे कोर्ट में देखने? 30,000 कहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट कहीं और है, सब आसपास तो नहीं है बिल्कुल दिल्ली में? नहीं सर, डेली एक जगह के नहीं रखते। फॉर साकेत कोर्ट है कि मंडेज एंड वेंसडेज। हाई हम्म। कोर्ट में अगर जिस दिन होता है तो सुबह अगर सप्लीमेंट्री में है तो आई गो टू द हाई कोर्ट फर्स्ट। अगर एडवांस लिस्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर खत्म करके देन आई रीच द हाई कोर्ट। तो अगर साकेत कोर्ट का जज आपकी रिक्वेस्ट को नहीं कंसीड करता है और यस उन पर्टिकुलर डेज पे नहीं लगाता है जो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ये 2 ही दिन देंगे और किसी और दिन लग जाता है केस, तब कैसे मैनेज करते हैं उसको? सर, देन आई चेक माई डायरी। अगर उस दिन फ्री होता है जिस दिन है, वरना एक दो दिन तो मेजरली सब लोग एडजस्ट कर लेते हैं। आई नेवर फेस दिस प्रॉब्लम सर। आर यू वर्किंग विद सम अदर पीपल एज अ टीम या इंडिविजुअली आप काम कर रहे हैं? सर, माई फादर इज ऑल्सो एन एडवोकेट, सो आई एम वर्किंग देयर ओनली, बट इंडिविजुअली अपने केसेस में। हम्म। तो ये बताइए कि पार्टनरशिप फर्म यस सर। डिसॉल्व होने के बाद भी पार्टनर्स की कोई लायबिलिटी कंटिन्यू करती है या खत्म हो जाती है? सर, पार्टनरशिप फर्म को अगर डिसॉल्व करने का नोटिस नहीं देते हैं वो लोग अंडर सेक्शन 72 ऑफ द एक्ट, तो फिर एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी जो पहले इनकर हो चुकी है बिफोर डिसोल्यूशन। और अगर वो लोग पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं और फिर भी डील करे जा रहे हैं विद पीपल एज अ पार्टनरशिप फर्म, देन दे विल बी लायबल टू दोज न्यू पीपल एज वेल हम्म। आफ्टर डिसोल्यूशन। फर्म डिसॉल्व फर्म को वाइंड अप करने के लिए यस सर। पार्टनर्स की अथॉरिटी तो कंटिन्यू करती है ना? यस सर। जो पुराने मैटर्स थे और फिर डिसोल्यूशन वाले सारे जितने भी मैटर्स होंगे इंसिडेंटल, हम्म। उसके लिए। हम्म। तो ये प्रोविजन क्यों बनाया गया है कि अगर पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं तो जिम्मेदारी थर्ड पर्सन की तरफ आपकी बनी रहेगी? सर, क्योंकि पार्टनर्स आपस में मिलके कोल्यूशन करके भी डिसॉल्व कर सकते हैं फर्म को विदाउट गिविंग नोटिस टू थर्ड पर्सन, और पब्लिकली ऐसा शो ना करें कि उन लोगों ने डिसॉल्व कर दिया है, और फिर बाद में जब लायबिलिटी अराइज हो उस टाइम पे वो ग्राउंड ले लें कि हम लोगों ने डिसॉल्व कर दिया था तो पार्टनरशिप की कोई लायबिलिटी नहीं है। तो टू सेफ गार्ड दो द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पर्सन विद whom they are dealing. वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीडिंग्स अगर कंफ्यूजिंग है यस सर। और इश्यूज की स्टेज पे आपके सामने सिविल सूट आ गया है, यस सर। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? सर, डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर सकते हैं दोनों पार्टीज के। एडमिशन डिनायल का एफिडेविट मांग सकते हैं। जी, और? और सर, प्लीडिंग से गो थ्रू कर सकते हैं और पार्टीज को एग्जामिन कर सकते हैं। तो पार्टीज को जब एग्जामिन करते हैं तो अगर पार्टी वहां मौजूद नहीं है और उसका लॉयर मौजूद है तो क्या उसको भी आप एग्जामिन कर सकते हैं? नहीं सर, पार्टी के बिहाफ पे डिपोज नहीं कर सकते तो उनके आप लोग। पार्टी को बुलाएंगे इसका मतलब आपके सामने, पार्टी को बुलाएंगे। और पार्टी का जो स्टेटमेंट होगा उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उसका स्टेटस क्या होगा? विल दैट बी प्लीडिंग और विल दैट बी एविडेंस? व्हाट विल दैट बी ट्रीटेड एज? और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैसे करेंगे? आप को तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यू आर अ वर्किंग लॉयर, यस सर। बिलोंग टू एन लॉयर फैमिली ऑल्सो। सर, वो प्लीडिंग का पार्ट तो नहीं होगा। ही वुड बी कॉल्ड इन एज अ विटनेस अंडर ऑर्डर 10 ऑफ सीपीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपने ऑर्डर 10 पढ़ा हुआ है? सर, सिविल केसेस मैंने ज्यादा डील नहीं करे हैं पर्सनली। तो फिर आपको कैसे पता कि ऑर्डर 10 तक आप कोट कर रहे हैं? इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है, वरना ऑर्डर 10 कहाँ से आ जाता है?
how would you be in a position to quote that order? पढ़ा हुआ है while preparation, not बस well. किसी भी स्टेज पे पढ़ा है, Yes, sir. तो अगर आपने प्रोविजन का प्रिंसिपल समझा हुआ है, प्रोविजन समझा हुआ है, तो उसके हो सकता है प्रिसाइज वर्ड्स आपको ना मालूम हो, लेकिन जो मीनिंग वो कन्वे कर रहा है वो तो याद होनी चाहिए। Yes, sir. प्लीडिंग का पार्ट नहीं होगा, एविडेंस होगा, तो उसका क्या मतलब रहेगा? ऑर्डर 10 रूल 2 में जो आप स्टेटमेंट ले रहे हैं वो एविडेंस की स्टेज तो आई नहीं है। एविडेंस की स्टेज तो इश्यूज फ्रेम करने के बाद आती है ना। Hmm. आप तो मैं तो आपसे स्पेसिफिकली सवाल ये पूछा, इश्यूज की स्टेज पे है केस, आपने कहा पार्टी को बुला सकते हैं, उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं। Yes, sir. फिर आप ये कह रहे हैं कि उसका स्टेटमेंट जो है वो प्लीडिंग नहीं हुआ, एविडेंस होगा। जिससे मैं क्या समझूं कि आप प्रोविजन पता होने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी आप उसको नहीं समझ पाए। Sorry, sir. It's not a question of being sorry, it's a question of creating an impression upon the interviewers. This is a mock interview. Yes, sir. एक्चुअल इंटरव्यू जो आप जाएंगे तो फिर ऐसे आंसर्स तो बहुत इम्प्रेस नहीं करेंगे ना। Yes, sir. ओवर टू यू जैन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ध्रुव, पहले आप ये बताइए, सीआरपीसी में सिंस आपने प्रैक्टिस की है, आपने सिविल से ज्यादा क्रिमिनल की है, तो एक प्रोविजन होता है प्रोबेशन का। Yes, sir. तो प्रोबेशन का जो प्रोविजन है, क्या वो सिर्फ एफआईआर के केसेस में अप्लाई होता है या कंप्लेंट केसेस में भी एप्लीकेबल है? Sir, I think only in FIR cases. ओके। अगर किसी ऑफेंस की, कोग्निजेबल ऑफेंस की, पुलिस ऑफिसर्स वन रीजन और दी अनदर एफआईआर नहीं काटते हैं, Hmm. ठीक है, और आप कंप्लेंट में प्रोसीडिंग करते, कंप्लेंट को प्रोसीड करते हैं, और कंप्लेंट प्रोसीडिंग में आप किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर देते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल, कंप्लेंट प्रोसीडिंग उसके बाद, तो क्या उसे प्रोबिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? Sir, I am not aware of this. ओके। ध्रुव, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बात करता है प्रोमिसरी नोट की, चेक्स की। Yes. अगर चेक डिसऑनर होता है तो हम प्रोसीड करते हैं सेक्शन 138 में, लेकिन कोई पार्टी प्रोमिसरी नोट को डिसऑनर करती है Hmm. तो उसके लिए आप कहाँ प्रोसीड करेंगे? सर 138 ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है, वो डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है, ओके, नॉट ओनली चेक्स। ओके, तो उसी में प्रोसीड करेंगे सर। ठीक है। तो मी एंड माय फ्रेंड, यस सर। आई वाज वर्किंग इन दुबई, माय फ्रेंड वाज वर्किंग इन शारजा, we both were working in UAE, and we were working there and living there because we have a visa. यस सर। 2022 में बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरे फ्रेंड की जॉब चली जाती है। सिंस ही हैज अ वैलिड वीजा, ही वाज स्टेइंग ओवर देयर, सो आई एम फाइनेंशियली हेल्पिंग हिम। I have paid him around 4 lakh rupees within a span of 5 months. After 5 months, he got a job again. But when I asked him to repay back my money, one reason or the another, he start avoiding me. Aggrieved by his conduct, I moved to their civil court and get a money decree against my friend. In the year 2024, I got the decree. In the year 2025, because my visa got expired, I came back to India, and I am in need of money, and I file a execution of that decree in India. First, can that decree be executed in India? Second, if it can be executed, how it can be executed in India? सर, for a foreign decree to be executed in India, firstly, it is essential that it must have been passed by a court of district judge level at that other country and not below that. So we will have to check that. And it has to be filed before the principal civil court of a district, which means a district court, the execution petition. And for it to be executed, that person must have some property in India which can be attached.
Dhruv, you said the execution petition has to be filed before the principal civil Civil, judge in India. principal civil court of a Yeah. district. Do we need to file the fresh suit for the execution, or is the certified copy of the order is sufficient? The certified copy of the order is sufficient. Since if the certified copy is sufficient, then why should file execution petition in the court? The execution petition has to be filed, not a separate suit to execute the decree, but in the execution petition, certified copy of that order has to be annexed. Okay. That has to be filed before the principal civil judge. Principal civil court of a district. Principal civil court. Yes. What do you understand by principal civil court? Sir, which means the learned principal district and session judge, and then he would mark it before the Okay. required. Dhruv, what do you understand by protest petition? Sir, protest petition is filed when the police files a cancellation report or a final report in an FIR case, and the victim or the complainant is aggrieved by that final report, and then he can file a protest petition before the learned magistrate as to show his dissatisfaction with the final report, and then the magistrate has the option either to direct a further investigation or to take cognizance on the basis of the offense, or he can ask the victim or the complainant to proceed under section 200 of CRPC and proceed the case as a complaint case instead of an FIR case. Dhruv, इसको थोड़ा सा change करते हैं. You said when the police has filed the cancellation report, or we can say closure report. Closure report. But suppose police officials have filed the charge sheet. There were allegation of section 307. Yes. But police officers filed the charge sheet only under section 325. So in that case, the accused has a right to file a protest petition. No, sir. In that case, there is no right to file a protest petition. In that case, during arguments on charge, the judge is not bound by the charge sheet of the police. He can add section 307 IPC by himself if he finds that there are allegations of section 307 attracted by the statement and FIR. Good. एक चीज ये बताइए कि एक आदमी है, Yes, sir. there is a allegation of some criminal act against him. Yes, sir. तो नॉर्मल रूल तो ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चार्जशीट आएगी तो चार्ज फ्रेम होगा. Yes, sir. चार्ज फ्रेम होने के लिए जो ऑब्वियसली जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं, डायरीज हैं वगैरह वगैरह, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने फाइल करी, वो सब कोर्ट देखेगा, चार्ज फ्रेम करेगा, Yes, sir. फिर सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मौका देगा, Yes, sir. और उसके बाद 313 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके फिर डिफेंस एविडेंस की स्टेज आती है. Yes, sir. अब एक आदमी है जो एक्यूज है, वो कहता है कि साहब हमारा इन्वॉल्वमेंट गलत है बिकॉज आई वॉज इन अ फॉरेन कंट्री एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, Yes, sir. और मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा भी लगा इमिग्रेशन का, कस्टम्स का. तो क्या उसको वेट करना पड़ेगा 313 की स्टेज के बाद डिफेंस एविडेंस आने तक, और सारा परसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा इस एंटायर पीरियड के दौरान, या उसके पास कोई और ऑप्शन भी है? सर जनरली सेक्शन 91 ऑफ CRPC जो है उस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कि वो अप्लाई कर सकते हैं ओनली एट द स्टेज ऑफ डिफेंस एविडेंस. प्रोसिक्यूशन को फोर्स नहीं कर सकता है अक्यूज्ड अपने फेवर के डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 ऑफ CRPC. बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई थी, आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ इट, but उसमें Honorable Supreme Court has held that in a case where there is a glaring discrepancy, in that case section 91 application can be allowed even before framing of charges on behalf of the accused. उसमें ये कहा गया था कि जो ग्लेरिंग आप डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस में ही हो, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो, कुछ ऐसी चीज हो,
वो एक्यूज्ड की एविडेंस की बात उसमें नहीं की गई है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि एलिबाई का प्ली लेना चाह रहा है अलॉन्ग विद हिज पासपोर्ट। सर एलिबाई का प्ली तो फिर वो डिफेंस एविडेंस की स्टेज पे ही ले सकते हैं अपने प्ली, आफ्टर द प्रोसिक्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड दिस केस। जब चार्ज फ्रेम होता है यस सर। उस स्टेज पे ये तो लिखा है कि प्रोसिक्यूशन जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगा, जो पेपर्स होंगे प्रोसिक्यूशन साइड के, वो देखे जाएंगे। यस सर। लेकिन जब चार्ज बनाने के पहले एक्यूज से पूछा भी जाएगा, यानी ये लॉ इम्प्लाई करता है कि एक्यूज को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू रिबट द चार्ज। कह सकता है कि नहीं साहब, चार्ज नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा, ये कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मींस एन इफेक्टिव हियरिंग, इट्स नॉट अ फॉर्मल थिंग कि जो सीआरपीसी में कह दिया गया है। और प्रोसीजरल लॉ का इंटरप्रिटेशन आप जानते ही है कि एवरी प्रोसीजर इज अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली। यस तो चार्ज की स्टेज पे अगर हम ये देते हैं आपके सामने, आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो एक्यूज आपके सामने देता है कि साहब ये एलिबाई है, हमारा पासपोर्ट है, इसको रिकॉर्ड पे लीजिए और तब चार्ज पे बहस सुनिए, तो वुड यू टेक इट और वुड यू नॉट टेक इट? सर, चार्ज की स्टेज पे प्राइमा फेसा ही देखना होता है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द प्रोसिक्यूशन, लेकिन वो और जो अक्यूज्ड को भी रिबट प्रोहिबिशन करना। कहाँ है? सीआरपीसी में प्रोहिबिशन कहाँ है कि एक्यूज पर अब कोई एविडेंस ऐसी देता है तो उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जाएगा? वेयर इज द प्रोहिबिशन? सर सेक्शन 91 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट है, बाय दैट आई वुड बी बाउंड। उन्होंने प्रोहिबिट किया है कहीं किसी भी जजमेंट में? यस सर, कि मेरी 91 की एप्लीकेशन। मुझे कोई जजमेंट का साइटेशन बता सकते हैं आप जिसमें प्रोहिबिट किया गया हो ऐसा करने को? सर राइट नाउ आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम। एंड आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी जजमेंट लाइक दिस टिल डेट। प्रोसीजर इज मेंट टू अचीव सब्सटेंटिव जस्टिस। अगर एलिबाई की प्ली उसके पास है कि वो था ही नहीं यहाँ पे, तो उस अकेली प्ली से सारी प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिवर्ट हो जा रही है इसी स्टेज पे। तो उसको क्यों प्रोसिक्यूट किया जाए कि सालों साल जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस चलती है, एक एक गवाह 6 6 महीने बाद आता है, वो रो हर तारीख पे कोर्ट आता रहे, परेशान होता रहे, अपनी रोजी रोटी उसकी सफर करे, एक्सपेंसेस बेयर करे, प्रोसिक्यूशन तो हुआ ही ना आदमी का। यस सर। तो ऐसे में बेटर व्यू क्या होना चाहिए? सर देन लॉजिकली तो इट शुड बी अलाउड। जैन साहब प्लीज कंटिन्यू। Thank you, sir. Dhruv, one question from CPC. A यस civil suit has been filed by me. A list of witness has been filed along with the petition, along with the suit. यस Uh, During the petitioner evidence, plaintiff evidence, I have examined all my witnesses. Then the defense evidence came. Now the matter reached at the final argument stage. Me being a petitioner, think that for the just decision of the case in my favor, I want to examine two more witnesses. First, Dhruv, can additional witnesses be called at the stage of final arguments? Yes, sir. Additional witnesses can be called at any stage before pronouncement of judgment. Okay. Is there any legal provision on which your answer is based? Yes, sir. I'm remembering. Sir, I think it would be in Order 16 of CPC. Okay. Just read the rules also. Dhruv, one more question. Section 89 of the CPC talks Yes. about the alternate dispute resolution mechanisms. Yes, sir. So there were two mechanisms, I believe, arbitration and mediation. Yes, sir. So according to you, what is the difference between these two mechanisms and which one is better from the other one? Sir, both of them are arbitration and mediation. Both of them are ADR methods, whereby in arbitration there can be
any odd number of arbitrators, a panel of arbitrators, and before them, evidence is laid, final arguments are done, and then the arbitrators pass an award in favor of a party, which is equivalent to a decree. Whereas in mediation, a single mediator is appointed who, as we say in Hindi, madhyasthata karana, who settles the matter between those two parties. And if the mediation has been referred to by the court, and it can also be private mediation, if has been referred to by the court, then a decree is passed by the court on basis of the settlement reached at the stage of mediation by the parties. आपने ये बताया कि आर्बिट्रेटर्स का तो ऑड नंबर होगा, और मीडिएटर के बारे में आप कह रहे हैं इट हैज टू बी अ सिंगल पर्सन। ये सिंगल पर्सन किस बेसिस पे कह रहे हैं? व्हाई कांट बी देयर बी मोर मीडिएटर्स देन? Sir, there might be. व्हाई डिड यू यूज द वर्ड सिंगल? और जबकि स्पेसिफिकली ये कॉन्ट्रास्ट पूछा गया, आपसे डिफरेंस पूछा गया। There can be any number of mediators, sorry, sir. ठीक है, और क्या फायदा होता है? विच ऑफ द टू वुड यू प्रेफर? Sir, if it is a family dispute or a matrimonial dispute, majorly in those cases, mediation is preferred. There is not a single straitjacket formula for which is better. In commercial disputes, arbitration is preferred. Absolutely right. Dhruv, that is it from my side. Thank you, sir. You carry a very good confidence. You have done reasonably well. Thank you, sir. और आपके आंसर्स में ये चीज रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि आपने प्रैक्टिस की है, which is also a good thing. Now Shrimi ma'am will ask you some questions. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. A very good morning, Dhruv. Good morning, ma'am. Good morning. Can you please differentiate between admission and confession? Yes, ma'am. Admission is a statement whereby the accused or a person admits to something. It may be positive or negative towards himself, but a confession is an self-harming admission. It cannot be a positive admission. So admission is a broader statement, whereby confession is a part of admission only to the part that it has been self-harming. Okay. In a confession, we have read a term person in authority. Yes, What do you mean by the term person in authority? One person in authority means that he has actual authority over that person. For instance, a police officer investigating the case or a judge trying the case may be a person in authority. Any other example? I cannot think of any other example right now. Not a problem, not a problem. ओके, जीरो एफआईआर से क्या मतलब है आपका? जीरो एफआईआर का कंसेप्ट बीएनएसएस में अब एक्सप्रेसली दे दिया है। यस मैम। सो कौन से सेक्शन में दिया है, और क्या जीरो एफआईआर के बारे में हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ में कहीं जिक्र था? पुराने क्रिमिनल लॉ में मैम कहीं जिक्र नहीं था, बट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द प्रोविजन of zero FIR by Lalita Kumari versus State of UP. It has been incorporated in BNSS under section 173. And zero FIR means that a person against whom any cognizable offense has been committed, he need not file the FIR before that police station where the offense was committed. He can file it anywhere in India, and then it would be transferred to that police station. It is called zero FIR because the number zero is given in the police station where the FIR is lodged outside that jurisdiction, and when it reaches that particular police station where the offense was committed, the final number is allotted there to the FIR. आपने ये कहा कि a person against whom a cognizable offense has been committed is entitled to lodge a zero FIR. No other person. Sorry, sir, you are right. Any person who has an information of a cognizable offense being committed. लेकिन मैं आपको खाली गाइड करने के लिए बता रहा हूँ ये
Yes, sir, I would be careful of my words. This was not part of the question. You introduced this on your own, and it is a proposition which is not acceptable. I will say complaint. नेगेटिविटी हो गई आपके आंसर में. You understand this? So Yes, be careful about it in future. thank you, sir. In your final interview. Yes, ma'am, you may please continue. Thank you, sir. This is what I wanted to say कि the way you started answering, no, the जिस तरीके से आप आंसर कर रहे हैं वो तरीका ठीक है, मतलब जो कॉन्फिडेंस है, जो वर्ड्स आपको यूज करने हैं, बट अब इस तरीके से जैसे ऑफ ट्रैक जाके एक अपना नेगेटिव क्रिएट करना इज नॉट गुड, Okay, जैसे सर thank ने you. पॉइंट आउट किया है ना. अननेसेसरली डू नॉट कॉल द ट्रबल. Hmm. ओके. थोड़ा सा वाइसली आपको बताना है. अच्छा, कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए नए क्रिमिनल लॉस के. Ma'am, pros are that there are stricter timelines so that a speedy disposal can be achieved. It has a victim-centric approach. For example, a victim has to be informed of the stages of investigation, what is being investigated, A- and also there are many procedural aspects also, such as Section 107 of BNSS has been introduced, which states that property can be forfeited, which has been taken by proceeds of crime. कॉन्स. Cons, ma'am, I feel that in Evidence Act or Bharatiya Sakshi Adhiniyam, they could have made a change to Section 116 of BSA, which deals with paternity of a child, and they have kept it intact as it is. Whereas if a child is born even after 1 day of marriage, it is presumed, it has to be conclusively presumed, and no proof cannot be given of it that that child is not the child of that father. So as per you, this change should be done in section 116. Yes, ma'am. Some research on it should have been done so as to incorporate a change. What else? चलो एक कौन हो गया. Other. And do you really think that टाइमलाइन लिख दिया है हमने नए क्रिमिनल लॉज में विल एबल टू अचीव इट? क्योंकि टाइमलाइंस वगैरह पहले भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थे. टाइमलाइंस तो थी, बट Ye- फिर भी अपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी. Yes, ma'am. As in adjournment of cases in BNSS, it has been stated that not more than 2 adjournments can be granted. But in the ground reality, it is not so. Various adjournments are granted at every stage of the case. So stricter enforcement is not provided, only stricter timelines have been provided. No provision has been made for their enforcement. सो फॉर इन्फोर्समेंट व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? कैसे हमें इसको इन्फोर्स करना चाहिए, मतलब आप उस जगह होते हो तो कैसे करते हो उस चीज को? मतलब व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इन्फोर्सिंग इट प्रॉपरली? हाउ वी कैन इन्फोर्स इट प्रॉपरली? Then they should have provided some punishment, some sort of negative or action against a person taking unnecessary adjournments. In if we talk about this specific ये provision. तो एडजर्नमेंट की बात हो गई, मैं जनरल बात कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट इट इन जनरल सेंस. सिर्फ एडजर्नमेंट में नहीं कि चलो एडजर्नमेंट दे दी तो कुछ सख्त कार्रवाई कर दी जाए उसके खिलाफ, वो एक अलग चीज है. चलो वो एक और तरीका हो गया. बट व्हाट अबाउट जनरली? देखिए टाइमलाइन तो पहले भी थी, Hmm. और इससे पहले भी बहुत, और सिर्फ बीएनएसएस में नहीं, बहुत सारे अलग अलग कानून में भी दे Yes, ma'am. रखी है. Yes, ma'am. राइट. बट क्या हम उसको अचीव कर पा रहे हैं? और अगर अचीव कर पा रहे हैं तो इतनी पेंडेंसी क्यों हो रही है? अचीव नहीं कर पा रहे मैम. नहीं कर पा रहे हैं. नहीं कर तो पा उसको अचीव करने के लिए क्या आपका व्यू पॉइंट है, क्या होना चाहिए? रहे. Ma'am, as per I believe 120th Law Commission report, it was stated that there should be a judge over per 2 point per 55 over per 55 people there should be one judge, but in India it is not so. We have failed to achieve that, and that is also leading to pendency. At ground level there needs to be huge intake in judiciary so that there is speedier disposal of cases, and judiciary is also not overburdened.
Okay. Don't you think that new criminal laws में एक कौन ये भी है कि हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी? एंड व्हाट इज योर स्टैंड ऑन द पॉइंट दैट कि क्या हमारे पास प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रेनिंग के लिए? क्या हम ट्रेन कर पाएंगे? बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द पुलिसमैन, Yes, ma'am. right? Because criminal law comes into motion when the FIR is lodged. Yes. FIR is lodged to a police officer. सो इतनी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर पाएंगे क्या? ये कौन में आएगा? There needs to be a proper infrastructure, तब वो pro में रहेगा. Otherwise, it is a con that they have just laid down a law without it being enforced. Okay, okay. So this was all from my end, my dear. Dhruv performed quite well, and I wish you all the best, my dear. Thank you, ma'am. Thank you, sir. You stand very good chances of success in the interview. Wish you Thank all you. the best. Thank Thank, you. thank you. You Thank you, Dhruv. Thank you. I would be mindful of the changes. Thank you, sir. Thank you.